प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट के मध्यवर्ती विशाल मैदान, जो भारत के भौतिक प्रदेशों में दूसरा प्रमुख भौतिक प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मध्यवर्ती विशाल मैदान को सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये मैदान भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ भाग गुजरात का, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों के अंदर स्थित है। इसकी लंबाई देखें तो लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 480 किलोमीटर है। ये आरबीएससी बुक के अनुसार है। मध्यवर्ती विशाल मैदान की उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करें तो उत्पत्ति के मध्यवर्ती विशाल मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद में हुई है। आपको विदित है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो उत्तर का भाग है ये अंगारा लैंड कहलाता था और दक्षिण जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना लैंड था। इसके बीच में एक विशाल गर्त हुआ करता था। इस गर्त को टैथिस महासागर के नाम से जाना जाता था। टैथिस महासागर दक्षिण पश्चिमी खिसकने के कारण इस गर्त को पाटने के लिए हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो कालांतर में धीरे धीरे निक्षेपण के द्वारा मिट्टी का जमाव होता गया और कालांतर में एक समतल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे अपन भारत का विशाल मैदान कहते हैं। और इस बात की प्रामाणिकता है कि भारत के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो नदियों के द्वारा अपवाहित करके निक्षेपित की हुई है। फिर भी कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि मध्यवर्ती विशाल मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है। श्वेस के अनुसार मध्यवर्ती विशाल मैदान की उत्पत्ति अग्रग्रत के अवसाद से हुई है, यानी जो अग्रग्रत था उसमें अवसाद जमा होने के कारण मध्यवर्ती विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई है। एस.जी. बुराड़ के अनुसार दो समानांतर भ्रंश के मध्य अवशवलन एवं अवसादीकरण से मध्यवर्ती विशाल मैदान बना है। ब्लैक फोर्ड कहते हैं कि सागर के प्रतिसरण से धीरे धीरे मध्यवर्ती विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई है। तो ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था, लेकिन सभी ने एक ही बात कही है कि इस मैदान का निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के अवसादीकरण से ही इसका निर्माण हुआ है। मध्यवर्ती विशाल मैदान को अपन दो भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। एक भौतिक भाग है और दूसरा है प्रादेशिक भाग। भौतिक भाग के अंतर्गत भाबर है। भौतिक भाग में इसमें भाबर, तराई, जलोढ़ के दो भाग हैं, खादर और बांगर इसमें आता है और डेल्टा है। इसके बाद प्रादेशिक भाग की बात करें तो प्रादेशिक भाग में प्रदेश के अनुसार राजस्थान का मैदान इसमें सम्मिलित है, पंजाब और हरियाणा का मैदान है, आसाम का मैदान है और गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान के 3 भाग है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान का मैदान भी है, पंजाब हरियाणा भी इसमें है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो मध्यवर्ती गंगा के मैदान में आता है। तो ये गंगा का मैदान जिसमें ऊपरी गंगा, मध्यवर्ती गंगा और निचले गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में पड़ता है और पूर्वी बिहार में पड़ता है। इसके अलावा असम का मैदान भी मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंदर शामिल है। अब बात आती है कि यदि भौतिक भाग में भाबर, तराई, जलोढ़ या डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खांदर क्या है
इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाबर जो है वो क्या है, ये भारत के अंदर सबसे अंतिम हिमालय श्रेणी है, उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियों पर जब भी बारिश होती है तब इस बारिश की वजह से इन पहाड़ियों के तले पर पानी यानी कि नदियों के प्रवाह के साथ में बड़े बड़े यानी जो कंकड़ है, पत्थर है, वो इसके तले के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर ये कंकड़ और पत्थरों वाला जो एक पट्टी के रूप में निर्मित हो जाता है। इस कंकड़ और पत्थरों वाले भाग में जिसमें नदियाँ इस पत्थरों से नीचे से होकर विलुप्त हो जाती है, इस भाग को अपन यानी भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर या इसको भाभर ऐसा भी कहते हैं, भाभर। तो शिवालिक की यानी कि गिरिपाद में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ों की पट्टी नुमा भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। और भाबर के अंदर विलुप्त हुई जो नदियां हैं, नदियों की जो धाराएं हैं, वो रेत में महीन कण लेकर के उसके दक्षिणी भाग के अंदर छोटी छोटी धाराओं में प्रवाहित होती है और इससे ये भाग बिल्कुल भाबर के दक्षिण वाला जो भाग है ये बिल्कुल यानी दलदल वाला हो जाता है और इस दलदली और महीन कण वाला जो भाग है इसको तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये तराई प्रदेश हैं वो भाबर में विलुप्त हुई नदियों की धाराएं वापस इसमें प्रकट होती है। ये वनस्पति से युक्त होता है और इसमें मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। भारत सरकार ने तराई विकास परियोजना के लिए एक विकास योजना भी चलाई रखी है। अब यहाँ से लेकर के पहाड़ी ढालों के दक्षिण से होती हुई एक नदी के रूप में पूरी पानी की धाराएं नदी के रूप में प्रवाहित होने लगती है। जब ये मैदानों में आती है तो मैदानी भाग के अंदर नदी के किनारे का जो पानी है, नदी जब भी इसमें ज़्यादा पानी आता है या बाढ़ आती है तब पानी है वो इसके किनारे पर फैलने लगता है, किनारे पर समतल भाग के अंदर खेतों में फैलने लगता है और इस फैले हुए भाग के अंदर नदी के द्वारा लाई गई जो महीन मिट्टी है वो नीचे तले के अंदर जमा हो जाती है। इसीलिए नवीन जलोढ़ वाला जो भाग होता है जहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसको अपन क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ों से युक्त जहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर कहा जाता है। और खादर के ऊपरी वाला भाग होता है जो रेत के बड़े बड़े यानी कि कणों वाला होता है और बिना उपजाऊ वाला होता है, उसको बांगर कहा जाता है। और इस भाग को रे कलर और ऊषर भी कहा जाता है। जो ये बांगर का भाग है इसमें जो रेत उपजाऊ होती है, मिट्टी की उर्वरकता होती है, वो पानी के साथ में धुप करके इस नदी के बाहर वाले भाग में आ जाती है और पीछे बड़े बड़े रेत के कंकड़ों वाला और इस प्रकार का यानी कि बुरबुरा और ये जो भाग आच्छादित रहता है उसको बांगर कहते हैं। ये अनुपजाऊ होता है इसीलिए इसको रे कलर या ऊषर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यानी बांगर, खादर और अंत में जब नदी यानी कि समुद्र के मुहाने पर जाती है तो उसके तले के अंदर एक त्रिभुजाकार भाग में अवसादीकरण होता है, निक्षेपण होता है, उसको अपन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तराई और भाबर, खादर, बांगर इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। डेल्टा में निचली गंगा घाटी में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा बनाती है, इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि निचली गंगा का मैदान है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, वहाँ डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन इसीलिए कहते हैं कि सुंदरी वृक्ष वहाँ है, जो मैग्रोव वनस्पति का उदाहरण है, वहाँ अधिक पाए जाते हैं। डेल्टा
में भी निम्न भूमि या जलमग्न क्षेत्र होता है उसको बील कहा जाता है। जहाँ डेल्टाई क्षेत्र होता है, पानी फैलता है धाराओं के रूप में, और उसमें एक भाग जो जलमग्न क्षेत्र रहता है उसको कहते हैं बील, जबकि दूसरा भाग उच्च भूमि का होता है उसे चार कहा जाता है। और बिहार में इस जलमग्न यानी भूभाग जो बील है उसको जल्ला के नाम से जाना जाता है। अब जो मध्यवर्ती विशाल मैदान है इसका यदि अपन प्रादेशिक विभाजन करें तो प्रादेशिक विभाजन में सबसे पहले आता है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, ये मैदान पर्मो कार्बोनिफेरस काल से इयोशीन काल तक जलमग्न था। जो राजस्थान का मैदान है वो पर्मो कार्बोनिफेरस काल से लेकर इयोशीन काल तक जलमग्न था, क्योंकि यहाँ 33 महासागर का अतिक्रमण हुआ करता था। इसके प्रमाण यहाँ जैसलमेर में और बाड़मेर में मिलने वाले जो जीवाश्म है, जैसे वुड फॉसिल पार्क के अंदर जीवाश्म मिले हैं या खनिज तेल जो मिला है, ये भी समुद्र तल में मिलने वाले जीवाश्म से मिलते जुलते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पे जो राजस्थान का मैदान है या जो अभी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये कार्बोनिफेरस काल से लेकर इयोशीन काल तक जलमग्न रहा है, समुद्र यहाँ फैला हुआ था। इसके अलावा इसमें दूसरा जो राजस्थान का मैदान है, इसका दूसरा भाग जो मैदानी है, यहाँ सरस्वती और दर्शवती नदी थी और हरा भरा वन, यहाँ के जो प्रमाण मिलते हैं लिग्नाइट कोयले जो मिलते हैं वो भी इस बात से प्रमाणित है कि यहाँ प्राचीन काल में कोई नदी बहती थी और उसके आसपास वनस्पति का हुआ करती थी। और मरुस्थल है वो भी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। अरावली के पश्चिम में स्थित शुष्क मैदानी क्षेत्र जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है वो राजस्थान का मैदान कहते हैं। यानी जो थार का मरुस्थल है वो उसे राजस्थान का मैदान के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के मैदान की जो क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। और यहाँ तृतीयक यानी टर्शियरी काल में जमाओं में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की भंडार भी मिलते हैं। तो इस राजस्थान के मैदान में, जिसको पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, इसमें टर्शियरी काल में कुछ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हैं। तो टर्शियरी काल के जो लिग्नाइट कोयला है या खनिज तेल है या प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। दूसरा जो भाग है प्रादेशिक भाग मध्यवर्ती विशाल मैदान का, वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, ये मैदान है वो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों के द्वारा अफवाइश है। यानी कि पंजाब हरियाणा का मैदान के अंदर सिंधु नदी, उसकी यानी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी के द्वारा अफवाइश है। और इस क्षेत्र के अंदर कहीं 2 आब बने हुए हैं। 2 आब का मतलब क्या होता है कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको अपन 2 आब कहते हैं। तो पंजाब हरियाणा का मैदान है, इसमें 1 से अधिक 2 आब है। उसमें जैसे पहला है बिस्त 2 आब। बिस्त 2 आब होता है, ये यानी व्यास नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का भाग को बिस्त 2 आब कहते हैं। बारी 2 आब है, ये व्यास और रावी नदी के बीच का भाग है, उसको बारी 2 आब के नाम से जाना जाता है। रचना 2 आब, रचना 2 आब है, वो रावी और चिनाब के मध्य स्थित है, उसको रचना 2 आब के नाम से जाना जाता है। सांझ 2 आब, सांझ 2 आब जो चिनाब और झेलम के मध्य स्थित है। चिनाब और झेलम के मध्य स्थित भाग को सांझ 2 आब के नाम से जाना जाता है। दूसरा
जो है वो यानी झेलम और सिंधु नदी के मध्य के भाग को सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यतः यहाँ 5 आब है। इन 5 आबों में अलग अलग नदियों के बीच के क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, सांच दोआब और सिंधु सागर दोआब। तो ऐसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। पंजाब मैदान का अधिकांश भाग विभाजन होने के कारण पाकिस्तान के हिस्से में भी चला गया है। यानी पंजाब का जो मैदान है, जो यहाँ भारत पाक विभाजन के बाद में पाकिस्तान में कुछ भाग भी चला गया है। भारत के हिस्से में प्राप्त मैदान को पंजाब हरियाणा का मैदान अथवा सतलज का मैदान, सतलज व्यास का मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत के हिस्से में जो मैदान स्थित है उसे पंजाब हरियाणा का मैदान या सतलज व्यास का मैदान के नाम से जाना जाता है। अब इसमें यानी कि इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भाग है सतलज व्यास का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान, जिसे बारी दोआब, बिस्त दोआब। पहला भाग बारी दोआब। बारी दोआब का मतलब है कि इसमें रावी नदी और व्यास नदी के बीच का भाग है, जो बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। और बिस्त दोआब है जो व्यास और सतलज के बीच का भाग है, जो बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है मालवा का मैदान, जो राजस्थान में पड़ता है, मालवा, और MP में भी पड़ता है, मालवा का मैदान। और चौथा है हरियाणा भिवानी बांगर मैदान, हरियाणा भिवानी बांगर मैदान। एक यानी कि इस मैदान में चौस का मतलब होता है कि शिवालिक से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ अपरदित करती है। इन अपरदित नदियों को चौस कहा जाता है। यानी इन अपरदित नदियों के द्वारा छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, खड्डे बनते हैं। इस खड्डों को क्या कहा जाता है? चौस कहा जाता है। पंचनद और सिंधु नदी के द्वारा निर्मित दोआब 5 होने के कारण इसे पंजाब कहा जाता है। इसे यानी पंजाब का मैदान इसलिए कहते हैं कि पंचनद और सिंधु नदी के द्वारा निर्मित दोआब 5 होने के कारण इसे पंजाब कहा जाता है। पंचनद समूह में सिंधु नदी है वो यानी शामिल नहीं है। दूसरी जो नदियां हैं जैसे झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये शामिल है, जबकि सिंधु नदी शामिल नहीं है। गंगा के मैदान में मध्यवर्ती, अब 30 पंजाब हरियाणा के बाद में अपन लेते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान है, उसके 3 भाग है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान और मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो 100 मीटर समोच्च रेखा के द्वारा विभाजित होता है। ऊपरी गंगा का मैदान और मध्यवर्ती गंगा का मैदान 100 मीटर समोच्च रेखा के द्वारा यानी विभाजित होता है। ऊपरी यानी कि गंगा का जो मैदान है, इसकी पूर्वी सीमा है या इसकी पूर्वी सीमा अभी अपन ने बताया 100 मीटर समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है। ये गंगा, यमुना, घाघरा और राप्ती, गोमती, रामगंगा आदि नदियों के मैदान है। इसके 3 उपभाग है, जिसमें गंगा यमुना दोआब क्षेत्र यानी ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो यमुना, घाघरा, राप्ती, गोमती और रामगंगा नदियों के द्वारा अफवाहित मैदान है। और इसके 3 उपभाग है, जिसमें गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान, ये 3 भाग ऊपरी गंगा के मैदान के हैं। दूसरा है मध्यवर्ती
गंगा का मैदान। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसकी पूर्वी सीमा बिहार और पश्चिमी सीमा है वो यानी पश्चिम बंगाल से लगती है। दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार इसे सीमांकित करता है। ये खादर प्रकृति का मैदान है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान है वो खादर प्रकृति का मैदान है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी मध्य गंगा का मैदान और दक्षिणी मध्य गंगा का मैदान। उत्तरी मध्य गंगा का मैदान इसे गंगा घाघरा दोआब, सरयू पार का मैदान, मिथिला का मैदान और कोसी का मैदान में विभाजित किया गया है। यानी उत्तरी मध्य गंगा का मैदान गंगा घाघरा दोआब, सरयू पार मैदान, मिथिला मैदान और कोसी मैदान में विभाजित किया गया है। और दक्षिण मध्य गंगा का जो मैदान है इसे गंगा सोन मैदान या मगध मैदान या अंग मैदान के नाम से जाना जाता है। अब है निम्न गंगा का जो मैदान है। निम्न गंगा का मैदान उत्तर में दार्जिलिंग से लेकर दक्षिण में यानी सुंदरवन डेल्टा तक है। पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार से ये सीमांकित मैदान है। निम्न गंगा का मैदान, इस मैदान की उत्पत्ति राजमहल की पहाड़ियों से गारो पहाड़ियों के मध्य अवशवलन से हुई है, जिसे मालदा गैप या मालदा अंतराल के नाम से जाना जाता है। तो निम्न गंगा का जो मैदान है वो इसके पूर्व के अंदर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और पश्चिम के अंदर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और पूर्व के अंदर गारो की पहाड़ियाँ हैं। इनके मध्य एक गैप था, गर्त था, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता था। कालांतर में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ तीस्ता नदियाँ हैं और कुछ ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी है। इन नदियों के द्वारा यहाँ पे निक्षेपण के द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ या अवसादीकरण से एक मैदान का निर्माण हुआ, जिसे निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। इसके 3 उपभाग है। ऊपरी बंगाल मैदान, दूसरा वास्तविक डेल्टा और तीसरा है राठ मैदान। उत्तरी बंगाल मैदान है, इसको दुहार या बारिंद कहते हैं। वास्तविक डेल्टा मैदान, इसके 3 भाग है, मृत, सक्रिय और परिपक्व है। राठ मैदान है, तीसरा है राठ मैदान, इसे वीरभूमि या आसनसोल राठ, बांकुड़ा राठ और मिदनापुर राठ 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि राठ का जो मैदान है, राठ का मैदान, ये निम्न गंगा के मैदान का तीसरा भाग है। इसे वापस 3 भागों में विभाजित किया गया है, वीरभूमि, आसनसोल राठ, बांकुड़ा राठ और मिदनापुर राठ। और चौथा भाग है मध्यवर्ती विशाल मैदान, वो है असम का मैदान। इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे।